आज के इस विश्लेषण में हम जिस ऐतिहासिक स्रोत सामग्री पर चर्चा करने जा रहे हैं वो कोई आम इतिहास नहीं है। ये पूरे 11,000 सालों के निर्माण, पतन और फिर से राख से उठ खड़े होने के एक पुनर्जन्म के चक्र की कहानी है। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे ये सभ्यता खुद को गढ़ती है, भयानक टूट-फूट का सामना करती है और फिर से एक अविश्वसनीय लचीलेपन के साथ वापसी करती है। तो इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए इस सफर को 5 अहम हिस्सों में बांटा गया है। पहला, सभ्यता का उदय। दूसरा, स्वर्णिम साम्राज्य। तीसरा, आक्रमण और प्रतिरोध। चौथा, ब्रिटिश शासन व विद्रोह। और अंत में आधुनिक भारत का उदय। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है पहले युग से, सभ्यता का उदय। ये वो समय था जो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है, जब इंसानों ने बस्तियां बसानी शुरू की थी। समय का पहिया कितनी तेजी से घूमता है, ये देखने लायक है। 9000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ की मिट्टी की बस्तियों से शुरू होकर 3500 ईसा पूर्व तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के बेहतरीन शहरों तक पहुंच जाते हैं और फिर 1500 ईसा पूर्व तक लोहे का इस्तेमाल करने वाले वैदिक काल की शुरुआत होती है। ये अपने आप में इंसानी विकास की एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब यहाँ स्रोत सामग्री में एक बेहद हैरान करने वाली बात मिलती है। 9000 साल पहले के मेहरगढ़ में दांतों के इलाज यानी डेंटिस्ट्री के बाकायदा सबूत मिलते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 3500 ईसा पूर्व के शहर बिल्कुल 90 डिग्री के ग्रिड पर बने थे, वो भी एक जैसी ईंटों के साथ। यहाँ तक कि उनका ड्रेनेज सिस्टम ढके हुए मैनहोल के साथ काम करता था। मतलब सदियों पहले की वो व्यवस्था आज के कई आधुनिक शहरों को आसानी से टक्कर दे सकती थी। यहाँ दो बिल्कुल अलग दौर का अंतर साफ नजर आता है। एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता थी जो बिल्कुल शांति प्रिय ग्रिड शहरों में रहने वाली और पूरी तरह से व्यापार पर केंद्रित थी। दूसरी तरफ महाजनपद और वैदिक काल का समय आता है। यह लोहे का दौर था, जहाँ खेती का विस्तार हुआ और वर्चस्व की जंग शुरू हुई। दिलचस्प बात यह है कि इसी टकराव वाले माहौल में बैटल ऑफ 10 किंग्स के बाद भारत नाम की पहचान पूरी तरह स्थापित हुई। और फिर हम पहुंचते हैं दूसरे मुख्य हिस्से पर, स्वर्णिम साम्राज्य। ये 326 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का वो सफर है जब ज्ञान और विशाल साम्राज्यों का बोलबाला था। इस दौर में सत्ता का बदलाव काफी नाटकीय रहा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का वापस लौटना एक बड़ा अहम मोड़ था। फिर 261 ईसा पूर्व आता है कलिंग का युद्ध, जिसके भारी खून खराबे ने सम्राट अशोक को हमेशा के लिए धर्म और शांति के रास्ते पर मोड़ दिया। और इसके बाद 78 ईस्वी का कुषाण काल, जिसने ऐतिहासिक सिल्क रोड पर नियंत्रण करके इस पूरे इलाके को बेपनाह आर्थिक समृद्धि दी। इस सुनहरे दौर की उपलब्धियों की लिस्ट सच में अद्भुत है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का शून्य का सिद्धांत और धरती के घूमने की बात, सुश्रुत के लिखे हुए सर्जरी के बेहतरीन ग्रंथ और इस दौर की वैज्ञानिक समझ को सबसे खूबसूरती से दर्शाता है दिल्ली का 1600 साल पुराना लोहे का स्तंभ। सदियों की धूप और बारिश झेलने के बाद भी इसमें आज तक 1 ग्राम जंग नहीं लगा है। बस इस एक संख्या पर गौर किया जाए, 10,000। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में एक साथ पढ़ने वाले छात्रों की यह संख्या बताई जाती है। सिर्फ इस एक आंकड़े से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े साम्राज्यों के बिखरने से पहले यह सभ्यता वैश्विक शिक्षा का कितना विशाल और एडवांस केंद्र हुआ करती थी। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। सभ्यता अपने तीसरे चक्र में प्रवेश करती है, आक्रमण और प्रतिरोध। 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का यह लंबा समय बाहरी आक्रमणों और जबरदस्त स्थानीय संघर्षों से भरा हुआ था। स्रोत सामग्री हमें इस दौर की दो बिल्कुल विपरीत आर्थिक सच्चाइयां दिखाती है। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था, जहां अपार धन था, बाजारों में खुलेआम हीरे बिकते थे और जो एक सांस्कृतिक आश्रय स्थल बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उत्तरकालीन मुगल काल में आते आते ताजमहल जैसी भव्य इमारतों का खर्च निकालने के लिए कृषि पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई। इस दौर की कहानियों में कुछ बेहद गंभीर और बड़े आंकड़े भी मिलते हैं, जैसे ये संख्या 16,000। स्रोत के मुताबिक ये उन महिलाओं की संख्या है जिन्होंने विदेशी हमलावर अलाउद्दीन खिलजी की कैद से बचने के लिए चित्तौड़गढ़ में जौहर कर लिया था। ये संख्या उस समय की तकलीफ और हालातों की गंभीरता को निष्पक्ष रूप से सामने रखती है। इन आक्रमणों के बीच
प्रतिरोध और स्वाभिमान की भावना भी लगातार बढ़ती रही। मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज का ये रुख इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के सामने स्पष्ट कर दिया था कि चाहे उन्हें पूरा साम्राज्य ही क्यों न दे दिया जाए, वो अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे। उनकी इसी शहादत ने आगे चलकर एक ऐसा बड़ा विद्रोह भड़काया जिसने मुगल शासन की जड़ें हिला दी। और फिर इतिहास एक नए युग में मुड़ता है, ब्रिटिश शासन व विद्रोह। 1757 से 1947 तक का ये दौर यूरोपीय कंपनियों के व्यापार से शुरू होकर पूर्ण औपनिवेशिक नियंत्रण में बदल गया। चलिए देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ा। 1757 में प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी और ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे नियंत्रण के साथ इसकी शुरुआत हुई। ठीक 100 साल बाद 1857 का बड़ा विद्रोह फूट पड़ा और आगे चलकर 1919 का दर्दनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे औपनिवेशिक शासन का शिकंजा कसता गया और उसके खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों का जो असर हुआ वो इस टेबल में साफ देखा जा सकता है। बंगाल, जो प्री कॉलोनियल दौर में सबसे अमीर प्रांत था, उसे जबरदस्ती नील यानी इंडिगो की खेती और भयानक भुखमरी की तरफ धकेल दिया गया। और जो भारतीय कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया पर राज करता था, उसे खत्म करने के लिए यहाँ तक किया गया कि बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए। इसी भारी दमन के बीच से आजादी का एक बहुआयामी संघर्ष उभरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये ऐतिहासिक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उस सशस्त्र प्रतिरोध की बुलंद आवाज था। एक तरफ महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण जन आंदोलन चल रहे थे, तो दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज का आक्रामक रुख इन अलग अलग रास्तों में मिलकर ब्रिटिश शासन को घुटनों पर ला दिया। और अब हम आते हैं इस चक्र के सबसे नए पड़ाव पर, आधुनिक भारत का उदय 1947 से लेकर वर्तमान तक। हालांकि इस नए राष्ट्र का जन्म आसान नहीं था। आजादी के साथ साथ हुए विभाजन के कारण एक बहुत बड़ा और दर्दनाक विस्थापन हुआ, जिसकी भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। आधुनिक भारत की नींव को समझने के लिए ये संख्या सबसे अहम है, 562। 1947 में ये विशाल उपमहाद्वीप 562 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति ही थी जिसने इन सभी बिखरे हुए हिस्सों को एक साथ जोड़कर वो अखंड देश बनाया जिसे आज हम आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। इस नए राष्ट्र के सफर में 1971 का युद्ध एक अहम मोड़ था। युद्ध के अंत में जो आंकड़ा सामने आया वो था 93,000। ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या थी जिन्होंने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो सैन्य इतिहास में इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। आजादी के वक्त संसाधनों की कमी से लेकर आज तक की तकनीकी छलांग बेहद प्रेरणादायक है। एक वो समय था जब पहले रॉकेट के पुर्जे साइकिलों पर ले जाए गए थे, फिर स्वतंत्र रूप से परमाणु परीक्षण किए गए और हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनने का इतिहास रचा गया। ये उसी पुरानी सभ्यता का आधुनिक और शक्तिशाली रूप है। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरी सोच उभर कर सामने आती है। 11,000 सालों तक लगातार उठने, गिरने और हर बार राख से उठकर खुद को फिर से एक नए रूप में गढ़ने के बाद इस विशाल चक्र का अगला अध्याय कैसा दिखेगा? एक ऐसी सभ्यता जो कभी हार नहीं मानती, उसका आने वाला कल क्या नई संभावनाएं लेकर आएगा, ये सोचने वाली